हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर वीडियो में हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। ओम्स लॉ है क्या? करंट किसी आइडियल कंडक्टर के थ्रू जो करंट है वो प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड वोल्टेज के। ओके, सो ओम्स लॉ बेसिकली हमें बताते हैं कि किसी आइडियल कंडक्टर के थ्रू जो करेंट्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं अप्लाइड वोल्टेज के। अब आपका क्वेश्चन होगा कंडक्टर क्या होता है, तो कंडक्टर को हम रेसिस्टर भी कहते हैं। और कोई भी आइडियल कंडक्टर ऐसे मटेरियल का होता है जिसका रेसिस्टेंस चेंज नहीं होता है टेम्परेचर के साथ। सपोज़ अगर टेम्परेचर बढ़ाया या घटाया तो उसके रेसिस्टेंस में कोई भी अंतर नहीं आना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग ओमिक डिवाइसेस के लिए वोल्टेज जो है वो इज इक्वल्स टू होता है करंट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिस्टेंस। सो V इज इक्वल्स टू IR, V फॉर वोल्टेज, I फॉर करंट एंड R फॉर रेसिस्टेंस। सो जो करंट है किसी भी आइडियल कंडक्टर के थ्रू वो प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड वोल्टेज के, और जो वोल्टेज है वो होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस। सो V इज इक्वल्स टू वोल्टेज, I इज इक्वल्स टू करंट एंड R इज इक्वल्स टू रेसिस्टेंस। वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट, करंट की यूनिट होती है एम्पियर एंड रेसिस्टेंस की यूनिट होती है ओम्स। ओके, नाउ करंट एंड वोल्टेज क्या होते हैं, उनको कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे। तो कन्वेंशनल करंट से हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट है, लाइक फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। सो कन्वेंशनल करंट क्या होते हैं? करंट का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, एंड इनकी जो यूनिट है वो एम्पियर होती है। और ये इनको हम मेज़र करते हैं एमीटर्स की हेल्प से। एमीटर्स की डिवाइस का यूज़ करते हैं इनको हम मेज़र करने के लिए। वोल्टेज क्या है? तो किसी भी चीज़ को या किसी भी चीज़ को एक पॉइंट से दूसरे चार्ज पॉइंट तक मूव करने के लिए हमें जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इस वोल्टेज। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है और इसको हम मेज़र करते हैं वोल्टमीटर्स के हेल्प से। ओके, अगर हम सोचेंगे वोल्टेज के बारे में, like think of voltage as what pushes the electrons along in the circuit and current as a group of electrons that are constantly trying to reach state of equilibrium. So now ohmic resistors क्या होते हैं? जो मेटल्स है वो ओबे करते हैं ओम्स लॉ को लीनियरली सो लॉन्ग एज देयर टेम्परेचर इज हेल्ड कांस्टेंट। जब तक उस मेटल के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है तब तक वो मेटल ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। एंड देयर रेसिस्टेंस वैल्यूज डू नॉट फ्लक्चुएट विद टेम्परेचर। लेकिन उनके जो रेसिस्टेंस वैल्यू है वो टेम्परेचर से फ्लक्चुएट नहीं करते हैं। द रेसिस्टेंस फॉर ईच रेसिस्टर इज़ कांस्टेंट। हर एक रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। सो ज़्यादातर जो ओमिक रेसिस्टर्स होते हैं वो बिहेव करते हैं नॉन लीनियरली आउटसाइड ऑफ अ गिवन रेंज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, etc. सो ज़्यादातर ओमिक रेसिस्टर जो है वो बिहेव करते हैं नॉन लीनियरली आउटसाइड ऑफ अ गिवन रेंज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, एक्सेट्रा। अब टोटल रेसिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो किसी भी सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ रेसिस्टर्स में। उस सर्किट में कितने नंबर ऑफ़ रेसिस्टर्स प्रेजेंट है और उनकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब वो सीरीज सर्किट में है या पैरेलल सर्किट में है, इस पे, और कितने नंबर ऑफ़ रेसिस्टर्स प्रेजेंट है इस पे। सो अगर हमें टोटल कैलकुलेट करना होगा, टोटल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा,
तो वो बराबर होता है सीरीज सर्किट में सारे रेसिस्टेंस के सम के। सो टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, लाइक जितने भी रेसिस्टेंस होंगे उस सर्किट में उन सब के सम के वो बराबर होता है। अगर हम पैरेलल सर्किट की बात करें तो पैरेलल सर्किट में 1/R टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू 1/Rn। सो इसमें क्या होता है, अगर हम पैरेलल सर्किट की बात करें तो टोटल रेसिस्टेंस बराबर होता है 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। ओके, अब हम बात करते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होते हैं। तो किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग जितने भी करंट जंक्शन में एंड इन करते हैं वो बराबर होते हैं जितने भी करंट जंक्शन से लीव करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ आई इन इज इक्वल्स टू आई आउट, यानी कि जो अमाउंट ऑफ करंट एंटर करते हैं जंक्शन में वो इक्विवेलेंट होते हैं अमाउंट ऑफ करंट जो जंक्शन से लीव करते हैं। सो अगर हम बात करें आई इन की कि आई इन क्या होते हैं, तो आई इन कितने करंट एंटर कर रहे हैं जंक्शन में वो इज इक्वल्स टू होता है सम ऑफ ऑल करेंट्स, लाइक सम ऑफ I1 प्लस I2, एंड ये सम ऑफ ऑल करेंट्स I1 प्लस I2 दैट इज़ आई इन वो इक्विवेलेंट होता है आई आउट के, लाइक कितने करंट जंक्शन से लीव कर रहे हैं। सो अगर हम इस कैलकुलेशन पे जाए तो आई इन माइनस आई आउट शुड बी इक्वल टू 0। सो आई इन जितने करंट जंक्शन में एंटर कर रहे हैं, अगर उसमें से जितने करंट जंक्शन से निकल रहे हैं उसको हम माइनस करेंगे तो 0 वैल्यू आनी चाहिए, 0 आउटपुट आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ। ओके, एंड देन अगर हम वोल्टेज की बात करें करंट के बाद, तो सम ऑफ वोल्टेज राइज एंड वोल्टेज ड्रॉप्स इन अ सर्किट इक्वल्स 0। अगर हम एक क्लोज लूप की बात कर रहे हैं तो सम ऑफ वोल्टेज राइज एंड वोल्टेज ड्रॉप इज़ इक्वल्स टू 0। लाइक अगर क्लोज सर्किट की बात करें तो जितने भी सम ऑफ वोल्टेज है, लाइक वोल्टेज जो राइज करते हैं और ड्रॉप करते हैं वो 0 के बराबर होने चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस वोल्टेज यानी V इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल वोल्टेज V1 प्लस V2 एंड V माइनस V1 माइनस V2 शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि नेट वोल्टेज जो है उस सर्किट का 0 होना चाहिए। एंड जो V इन है, लाइक जितने वोल्टेज एंटर हो रहे हैं क्लोज सर्किट में वो वोल्टेज अक्रॉस द ईच रेसिस्टर होते हैं। सो V इन इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 अप टू Vn। ओके, अगर हम बात करें सीरीज सर्किट की, तो सीरीज सर्किट में जो करंट है वो कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पाथ होता है करंट को लेने का। सो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड I इज इक्वल्स टू I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I3 एंड R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अकॉर्डिंग टू सीरीज सर्किट वी हैव एब, जैसे हमने अभी पढ़ा था। सो अगर हमें यहाँ पे वोल्टेज कैलकुलेट करना होगा तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है वोल्टेज जो है वो इज इक्वल्स टू होता है करंट और रेसिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन का। सो V इज इक्वल्स टू IR के बेसिस पे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको पढ़ के अच्छा लगा होगा। थैंक यू।